तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में देखो नॉर्मली क्या है ना, कुछ थोड़े टर्म से ये प्रोबेबिलिटी समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इतना तो सोच ही सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? प्रोबाबेबल। ठीक है, और प्रोबाबेबल मीन क्या होता है? प्रोबाबेबल मीन लाइकली, या फिर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? चांस। ठीक है, चांस या फिर क्या बोल सकते हैं? लाइकली। प्रोबाबेबल मीन्स क्या होता है? चांस या फिर लाइकली। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ना मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, ये वर्ड हम लोग मैथ्स में क्यों यूज करते हैं पता है? नॉर्मली ये हम लोग मैथ्स में ये चीज यूज करते हैं बताने के लिए कि हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट। ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं डिनोट द हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट and the likelihood of the occurrence of that event based on past experiences। ठीक है, इसका मतलब हम समझाते हैं। इसका मतलब ये है, देखो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी एक जो सर्टेन इवेंट है, इवेंट मतलब कोई भी एक मतलब जो इवेंट होने वाला है। ठीक है, उसका हैपनिंग क्या हो सकता है? मतलब उसका डिनोट करेगा कि वो क्या हैपन, मतलब वो इवेंट से क्या ऑकर होगा, क्या हैपन होगा। ठीक है, या फिर किस तरह का चीज होगा उस इवेंट से। अगर पास्ट में हम लोगों ने वो इवेंट देखा है तो पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग बता सकते हैं कि किस तरह का वो इवेंट ऑकर हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक अगर सर्टेन इवेंट है तो उसका क्या आउटपुट होगा वो हम लोग बता सकते हैं, या फिर अगर पास्ट में वो इवेंट हुआ है तो किस तरह का आउटपुट हो सकता है। ठीक है, मतलब उस पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग बता सकते हैं कि हाँ इस तरह का आउटपुट हो सकता है। अब इसे किस तरह से समझाते हैं देखो, इसका मतलब क्या है, हम लोग दो केस ले लेते हैं। सपोज केस 1 लेते हैं क्लियर स्काई। ठीक है, और केस 2 ले लेते हैं क्लाउडी स्काई। ठीक है, इसका मतलब एक केस हम लोगों ने लिया है आसमान पूरा क्लियर है। ठीक है, और एक लिया है आसमान क्लाउडी है। तो अगर आसमान क्लियर है तो हम लोग बोल सकते हैं नॉट ए रेनी डे। तो रेनी डे नहीं हो सकता है। ठीक है, मे बी ए रेनी डे। और यहां पर हम लोग बोल सकते हैं मे नॉट बी ए रेनी डे। ठीक है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि बारिश नहीं होगा, और यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि बारिश होगा क्योंकि आसमान क्या है? क्लाउडी है। तो इससे क्या हुआ, फर्स्ट जो केस है उससे बारिश नहीं होने का चांसेस है, और ये जो सेकंड केस है उसमें बारिश होने का चांसेस है। ठीक है, अब एक मैथमेटिशियन अगर इसे बोलेगा तो इसे वो कैसे डिनोट करेगा? वो बोलेगा केस 1 को बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन 0, केस 1 को बोलेगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन 1 बोलेगा केस 2 को। ठीक है, मतलब बारिश होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन 0 इन फर्स्ट केस और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन 1 इन सेकेंड केस। इसका मतलब ये है कि ये जो इवेंट है मतलब बारिश होगा या फिर नहीं होगा, हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट जो है वो किसके अंदर लाई कर रहा है? 0 से लेके 1 के अंदर, इसी फ्रैक्शन के अंदर लाई करेगा। 0 से लेके 1 के अंदर लाई करेगा कि बारिश होगा कि नहीं होगा। वही चीज है कि डिनोट, ये प्रोबेबिलिटी जो 0 to 1 है, प्रोबेबिलिटी जो 0 to 1 है, इससे हम लोगों ने क्या डिनोट किया ये देखो। अब इससे टैली करते, डिनोट द हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट क्या था? इवेंट हम लोग का क्या था? बारिश का। ठीक है, बारिश होगा कि नहीं होगा, वही हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट एंड द लाइक्लीहुड ऑफ द ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस।
तो पास्ट एक्सपीरियंस ही बता रहा है ना, अगर आसमान क्लियर है तो बारिश क्या होगा, नहीं होगा, अगर आसमान क्लियर क्लाउडी है तो बारिश हो सकता है। तो ये मैथमेटिशियन इसे इस तरह से बोलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इन केस 1 बोलेगा 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इन केस 2 उसके लिए क्या हो जाएगा 1। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, जो हैपनिंग जो है प्रोबेबिलिटी जिस इवेंट का, मतलब वो बारिश होगा कि नहीं होगा, इस इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के अंदर लाई कर रहा है। अब और एक एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने एक कॉइन को क्या किया, एक कॉइन को हम लोगों ने टॉस कर दिया, ठीक है। अगर हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, आइदर हेड हो सकता है और क्या हो सकता है टेल, क्योंकि एक कॉइन का दो साइड होता है, एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है, ठीक है। तो एक साइड हेड है और एक साइड टेल है, और जो कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो सीधा गिरेगा, ठीक है, वो किसी भी एक साइड गिरेगा, ठीक है। या तो उसका हेड साइड ऊपर रहेगा और टेल साइड नीचे रहेगा, या फिर टेल ऊपर रहेगा हेड नीचे रहेगा, ठीक है। इसका मतलब कॉइन जो है हम लोग टॉस करेंगे तो उसका फिक्स्ड क्या है, कॉइन नीचे ही आके गिरेगा, ठीक है। कॉइन को अगर हम लोग टॉस करेंगे तो वो फॉल डाउन होगा ही होगा नीचे। तो फॉल डाउन अगर होगा तो फॉल डाउन जो होगा वो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, फॉल डाउन होने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1। लेकिन हेड भी गिर सकता है या फिर क्या हो सकता है, टेल भी गिर सकता है, मतलब कॉइन तो नीचे आएगा ही। पास्ट एक्सपीरियंस हम लोग को पता है कि कॉइन नीचे, ऐसा नहीं कि कॉइन को फेंक दिया तो कॉइन ऊपर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कॉइन फॉल डाउन होगा और वो किसी भी एक तरफ गिरेगा, हेड या फिर टेल। तो हेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, आधा, और टेल होने का क्या है, आधा, क्योंकि पूरा कॉइन जमीन पे आएगा ही, फॉल डाउन होगा, उसका प्रोबेबिलिटी अगर 1 है। और अगर वो कॉइन नीचे गिरने से दो केसेस हो सकते हैं, हेड या टेल, फिर हेड होने का प्रोबेबिलिटी आधा हो जाएगा, टेल होने का प्रोबेबिलिटी आधा हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने क्या माना है 1। और अगर हम लोग इसे मानते हैं 100%, सपोज कि 100% कॉइन नीचे ही आएगा, ये हम लोग को पता है, तो फिर ये हो जाएगा क्या 50%, ये हो जाएगा क्या 50%। बात तो है कि 50% मतलब 50/100 आधा, 50/100 आधा, 100/100 1 होता है। तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी जो है, इसका जो डेवलपमेंट है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का जो डेवलपमेंट आया था, पता है ये कैसे आया था, ये गैम्बलर लोगों से आया था। मतलब जो गैम्बलिंग करते हैं ना, गैम्बलर्स, ठीक है, गैम्बलर्स जो है उन लोगों के लिए ये जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है इसके ऊपर डेवलपमेंट आया था, ठीक है। इसके ऊपर पहला एक बुक लिखा गया था, बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, ठीक है, शायद 1663 में लिखा गया था, ठीक है, बुक्स ऑन गेम्स ऑफ चांस, ठीक है। और इससे क्या हुआ ना, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बुक्स लिखा गया, उस थ्योरी को एनालिसिस किया गया, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, गैम्बलर लोगों का जो रिस्क है, क्योंकि गैम्बलिंग करना तो एक रिस्क होता है, ठीक है, वो रिस्क क्या हुआ, मिनिमाइज हुआ, और उसके साथ साथ वो लोग चीट होने से भी खुद को सेफ गार्ड कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी को, इसको क्या किया गया था, इस प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डेवलपमेंट किया गया था, और इसका नीड था गैम्बलर लोगों के लिए। और उसके ऊपर पहला जो बुक लिखा गया था वो था बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, 1663 में इसके ऊपर बुक लिखा गया था। इससे गैम्बलर लोगों को फायदा हुआ। इसके बाद इसके ऊपर धीरे धीरे बहुत सारे बुक लिखे गए इस थ्योरी के ऊपर। तो ये थोड़ा सा मैंने उसका हिस्टोरिकल मतलब केस बता दिया कि प्रोबेबिलिटी का हिस्ट्री क्या था, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी कब इसके ऊपर मतलब मैथमेटिकली इसके ऊपर रिसर्च वगैरह चालू हुआ, तो ये गैम्बलिंग से चालू हुआ, ठीक है। तो देखो ये तो हिस्टोरिकल बात था कि गैम्बलिंग से ये इसके ऊपर थ्योरी वगैरह स्टार्ट हुआ है, लेकिन आज के दिन पे प्रोबेबिलिटी बहुत जगह पे यूज होता है। और अभी देखो हम लोग इससे कुछ थोड़ा समझते हैं, जैसे डेली लाइफ में हम लोग कुछ लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जैसे व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड इट मस्ट फॉल डाउन। अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो वो जरूर नीचे आएगा। तो इससे क्या समझाता है, ये जो सेंटेंस है इसमें एक सर्टेनिटी है, ठीक है, सर्टेन होगा ही होगा। ये जो मस्ट वाला लैंग्वेज लगा दी, इसका मतलब क्या है, सर्टेन, ये होगा ही। इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट ऑक्सीजन, तो ये इम्पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक है, इम्पॉसिबल है, हम लोग ऑक्सीजन छोड़ के नहीं जिंदा रह सकते। उसके बाद दिया है प्रोबेबली, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आई वोन द मैच, मतलब हम हो सकता है हम मैच जीते, हो सकता है हम मैच ना भी जीते। अब ये जो सेंटेंस है इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी के थ्रू यानी मैथमेटिक्स में इसको किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, देखो। तो देखो जो फर्स्ट सेंटेंस है, इस फर्स्ट सेंटेंस में हम लोग को किस चीज का एग्जाम्पल मिल रहा है, जो फर्स्ट है ये है
इसको हम लोग बोल सकते हैं मैथमेटिकली सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, ठीक है। फर्स्ट केस जो है उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, सर्टेनिटी। सेकेंड जो है उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। और थर्ड वाला जो है इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, ठीक है। सर्टेनिटी, इम्पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी। तो मैथमेटिशियन क्या बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी जो है फॉल डाउन होने का कॉइन का वो क्या है, 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है कॉइन फॉल डाउन होने का वो 1 है। और जो सेकंड एग्जांपल है उसको मैथमेटिशियन किस तरह से बोलेगा कि हम लोग ऑक्सीजन छोड़ के जिंदा नहीं रह सकते, तो ये इम्पॉसिबिलिटी है। तो इम्पॉसिबिलिटी है विदाउट ऑक्सीजन, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड एग्जाम्पल है जो हैपनिंग है वो डिपेंड करेगा चांस या फिर लाइकलीहुड के ऊपर। तो लैंग्वेज, ये जो थर्ड लैंग्वेज है, थर्ड जो केस है उसमें है अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी जो है वो अनसर्टेनिटी किस चीज का है, अनसर्टेनिटी है अबाउट द हैपनिंग ऑफ विन ऑफ द मैच, है ना। मतलब मैच हम लोग विन होंगे या नहीं होंगे वो तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक अनसर्टेनिटी है हैपनिंग ऑफ दिस मैच जो है, मतलब विन होंगे कि नहीं होंगे उसके ऊपर एक अनसर्टेनिटी है। तो अगर हम लोग ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोले तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है अनसर्टेनिटी अबाउट हैपनिंग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, अगर हम लोग वन लैंग्वेज में बोले तो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है अनसर्टेनिटी ऑफ अबाउट लिख देते हैं, अनसर्टेनिटी अबाउट हैपनिंग, ठीक है। इसी को हम लोग वन लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। रफ लैंग्वेज में हम लोग अगर बोले कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी अबाउट हैपनिंग। तो एक्चुअली क्या होता है, जो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच जो है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स जो भी बोलो, इसमें जो न्यूमेरिकल मेजर होगा, अनसर्टेनिटी जो है, अनसर्टेनिटी का जो न्यूमेरिकल मेजर्स होता है, जो हम लोग मतलब जिस थ्योरी के थ्रू उसे हम लोग मेजर कर पाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे देखो सर्टेनिटी को किससे मेजर किए, 1 से, ठीक है। और इम्पॉसिबिलिटी को किससे मेजर किए, 0 से। अनसर्टेनिटी जो है इसको हम लोग किससे मेजर कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी तो बिलोंग करेगा 0 से लेके किसके अंदर, 1 के अंदर, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट वगैरह हम लोग कर रहे हैं ये ही है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जो हम लोग को बेसिकली क्या होता है, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिकल जो मतलब मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स का एक ब्रांच बोल सकते हैं हम लोग इसे, ठीक है। तो ये जो अनसर्टेनिटी मेजर करते हैं उसी में हम लोग को प्रोबेबिलिटी थ्योरी काम आता है। और आज के दिन पे ना प्रोबेबिलिटी हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, जैसे वो इकोनॉमिक्स हो जाए, कॉमर्स हो जाए, हर जगह हम लोग प्रोबेबिलिटी को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बताएं, देखो जैसे अगर हम लोग किसी भी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने के लिए मान लो हम लोग के पास 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन मीन्स 2 अलग अलग टर्म्स होंगे, कंडीशंस होंगे, 2 अलग अलग प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर हम लोग एक बिजनेस बना रहे हैं, ठीक है, तो 2 बिजनेस अगर हम लोग अगर एक बिजनेसमैन है, ठीक है, और हम लोग के पास 2 ऑफर आया है, 2 जगह पे हम लोग उसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी 2 प्रोजेक्ट है। अब 2 प्रोजेक्ट का आउटकम के ऊपर डिपेंड कर रहा है हम लोग को कहाँ कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट जब हो रहा है तो इसका मतलब डिफरेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। तो डिसीजन जो है वो भी तो डिपेंड कर रहा है, वो भी तो एक चॉइस हो जा रहा है, वो भी तो आउटकम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो भी एक कंटीजेंट इवेंट है, मतलब फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये सब के लिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी काम आता है। इसके अलावा जैसे मान लो हम लोग अगर मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को भी प्रेडिक्शन करना पड़ता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके साथ ये प्रोडक्ट कितना अच्छा चलेगा या फिर नहीं चलेगा, हम लोग को वो लॉन्च करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो डिसीजन मेकर जो होते हैं वो भी श्योर नहीं होते कि प्रोडक्ट एक्सेप्टेड होगा कि नहीं होगा। तो प्रॉब्लम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट जो है उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी थ्योरी काम आएगा। इन्वेस्टिंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट जो है यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, वो सब सोल्यूशन करने के लिए भी हम लोग को प्रोबेबिलिटी थ्योरी बहुत हेल्प करेगा।
तो देखो कंक्लूजन क्या हो रहा है, नॉर्मली जो प्रोबेबिलिटी अगर सर्टेन है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे 1। जैसे मान लो हर इंसान एक ना एक दिन मरेगा, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग क्या हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग जो है वो सर्टेन टू डाई है। तो सर्टेन टू डाई अगर है तो उसे हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, 1 से डिनोट कर सकते हैं। और अगर हम लोग बोले कि ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्लड, ठीक है, तो वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे, 0 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेली लाइफ से एग्जाम्पल से भी बोल सकते हैं कौन सा हम लोग के लिए सर्टेनिटी है, कौन सा इम्पॉसिबिलिटी है और कौन सा अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी को जानने के लिए हम लोग को इसका जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो मैथमेटिक्स में यूज होता है उसका कुछ टर्म्स है वो हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्म हम लिख रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल का मतलब क्या है, देखो अब रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने क्या लिखा है, देखो एन एक्शन और एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस एनी रिजल्ट और आउटकम इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, सॉरी ट्रायल होगा, ये हो जाएगा ट्रायल, ठीक है। अब इसका मतलब पहले समझ लेते, देखो जैसे अगर हम लोग मान लो एक ट्रायल ले रहे हैं रिपीटेड बार। अब किस चीज का ट्रायल ले सकते हैं, जैसे मान लो हम लोग एक कॉइन टॉस किए जा रहे हैं बार बार, ठीक है, रिपीटेडली हम ट्रायल ले रहे हैं कॉइन का, तो हर बार कुछ ना कुछ आउटकम्स आएगा, ठीक है। तो जितना बार हम लोग ट्रायल लेंगे उतने सारे आउटकम्स जो आ रहे हैं उससे हम लोग काउंट कर सकते हैं कि अभी हेड आया, नेक्स्ट टेल आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया। इस तरह से हम लोग काउंट कर सकते हैं कि इतना सारा हेड आया था, इतना सारा टेल आया था। लेकिन कब कौन सा होगा प्रेडिक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रेडिक्ट करना जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर इंडिविजुअल आउटकम हम लोग प्रेडिक्ट कर ले, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग, तो प्रेडिक्ट करना तो पॉसिबल नहीं है हर बार क्या आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को तो पता है कि आइदर हेड आएगा और टेल आएगा, इट इज काउंटेबल बट नॉट प्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब वही होता है जो हम लोग बार बार उसे प्रेडिक्ट, मतलब बार बार क्या कर रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं, बार बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, वही होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखो एन एक्शन, एक्शन मतलब वही हम लोग टॉस कर रहे हैं, और एन ऑपरेशन, ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉइन टॉस करना, विच कैन प्रोड्यूस एनी रिजल्ट और आउटकम। अब कॉइन के केस में क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख ही देते हैं, कॉइन के केस में हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा, आइदर हेड और क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। तो डिपेंड करेगा हम लोग क्या एक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा हम लोग का आउटकम्स। तो वही बोल रहा हूँ विच कैन प्रोड्यूस एनी रिजल्ट और आउटकम इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, ठीक है। तो न्यूमरसली जितना बार हम लोग करेंगे उसमें जितना बार आएगा वो हम लोग काउंट कर सकते हैं, दैट इज काउंटेबल बट नॉट प्रेडिक्टेबल। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अरे हेड ही आएगा, ठीक है, तो ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन हम लोग इसे काउंट कर पाएंगे। तो ये जो जितना बार हम लोग बार बार इसे एक्शन जो है इसे ट्रायल ले रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। या फिर जैसे लूडो का गोटी, वो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लूडो का गोटी अगर हम लोग क्या करेंगे, लूडो का गोटी अगर हम लोग मतलब लूडो खेल रहे हो तो, और लूडो का गोटी जो है तो उसमें ट्रायल लोगे तो क्या क्या आ सकता है, आइदर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या और तो कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही डिजिट होता है, ठीक है, लूडो के गोटी में। तो यही हो गया ट्रायल। अगर हम लोग लूडो का गोटी फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 जो डॉट से डिनोट होता है उसमें से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। जो डॉट से हम लोग वहां पर डिनोट करते हैं उसमें से कोई भी एक आ सकता है, ऐसे होता है। ये 4 मान लो, यहाँ 3 3, ये हो गया 6। तो ये जो लूडो का गोटी है इससे हम लोग को कोई भी 1 से लेके 6 के अंदर कोई भी आउटकम हम लोग को मिल सकता है। तो ये जो हम लोग लूडो का गोटी फेंकते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का एक ट्रायल। और नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म क्या है, इवेंट, ठीक है। इवेंट मतलब क्या है, देखो जब हम लोग
लूडो का गोटी फेंक रहे हैं तो वो हो जाएगा एक एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल लेना। जब हम लोग कॉइन को टॉस करें तो वो हो जाता है एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल लेना, ठीक है। और उससे जो आउटकम्स आते हैं, जैसे लूडो का गोटी के लिए 1 2 3 4 5 6 कोई भी एक आ सकता है एट ए टाइम, और जब कॉइन टॉस करेंगे तो हेड या टेल आ सकता है। तो जो आउटकम्स आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट। जो आउटकम्स आता है उसे हम लोग बोलेंगे इवेंट। तो इसके लिए हम लोग को क्या लिखना चाहिए, लिखो एनी पॉसिबल आउटकम्स of a random experiment is called an event। तो जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। यहां हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो है, टॉसिंग ऑफ कॉइन, टॉसिंग ऑफ कॉइन ट्रायल, गेटिंग हेड और टेल, कोई भी एक मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट। थ्रोइंग ए डाइस, लूडो के गोटी को बोला जाता है डाइस। थ्रोइंग ए डाइस क्या हो जाएगा, ट्रायल, ठीक है। और 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 और 6 कोई भी जो आउटकम्स मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट। तो ये भी एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकते हो कि थ्रोइंग ए डाइस ये हो जाएगा ट्रायल, और गेटिंग 1 से लेके 6 के अंदर कोई भी एक 1 2 3 4 5 6 दैट इज इवेंट। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो होता है सैंपल स्पेस। पहले हम सैंपल स्पेस का मतलब बता देते हैं। सैंपल स्पेस का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर हम लोग ट्रायल ले रहे हैं उसका पॉसिबल आउटकम्स होगा, तो पॉसिबल जो आउटकम्स होगा उसे हम लोग बोलेंगे इवेंट। जैसे मान लो लूडो का गोटी फेंका और 6 आ गया, ठीक है। तो लूडो का गोटी जो फेंका वो हो गया ट्रायल या फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग, और एक्सपेरिमेंट की वजह से हम लोग को जो आउटकम्स मिला वो क्या मिला, 6, ठीक है। लेकिन हम लोग का लूडो का गोटी का टोटल जो पॉसिबिलिटीज है, मतलब आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स का जो एग्रीगेट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। मतलब क्या क्या हो सकता है लूडो का गोटी, जब हम लोग लूडो खेलने बैठेंगे या फिर लूडो का गोटी जो हम लोग यूज करेंगे उसमें क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। ना तो वहां 0 आ सकता है, ना तो 6 के बाद 7 8 9 10 11। इस तरह से लूडो के गोटी से हम लोग के पास कोई भी पॉसिबल आउटकम्स नहीं हो सकता, ओनली 1 2 3 4 5 6 ही हो सकता है। तो ऑल पॉसिबल एग्रीगेटिव आउटकम्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। तो इसे हम लिखते हैं, देखो इसे क्या लिखना है तुम लोग को, द सेट और एग्रीगेटिव, एग्रीगेट लिख दिया मैंने, द सेट और एग्रीगेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज known as sample space, sample space। जैसे मैंने अभी जो बताया उसका एग्जाम्पल देखो, थ्रोइंग डाइस, थ्रोइंग डाइस क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक होता है सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट का क्या मतलब होता है, देखो, ईच पॉसिबल आउटकम और एलिमेंट इन सैंपल स्पेस called सैंपल पॉइंट। अब सैंपल पॉइंट मतलब सैंपल स्पेस के अंदर कितने सारे सैंपल स्पेस है, 1 से लेके 6 फॉर दिस एग्जांपल, ठीक है। और 1 एक सैंपल पॉइंट है, 2 एक सैंपल पॉइंट है, 3 एक सैंपल पॉइंट है। सैंपल स्पेस के अंदर जितने सारे पॉसिबल आउटकम्स है, या फिर इसे एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं,
ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सैंपल पॉइंट। एक एक पॉसिबल आउटकम को बोलेंगे हम लोग सैंपल पॉइंट, और सारा जब एक साथ हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे सैंपल स्पेस। नेक्स्ट जो टर्म है देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और केसेस। ये पहले लिख लेते, इसका मतलब क्या है, टू इवेंट्स, ठीक है, एक इवेंट नहीं होना चाहिए, कितना इवेंट होना चाहिए, टू इवेंट्स आर said to be mutually exclusive if the occurrence of one of them excludes the possibility of the occurrence of the other in a single observation। इसका मतलब ये होता है कि एक इवेंट जब ऑकर होगा तो दूसरा इवेंट ऑकर नहीं हो सकता है। तो सीधा सा बात ये है कि एक इवेंट का ऑकरेंस दूसरे इवेंट को ऑकर होने के लिए प्रिवेंट करेगा। जैसे मान लो हेड या टेल एक साथ नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा स्टार्टिंग से हम लोग फिर से समझते हैं, टू इवेंट्स। अब इवेंट मतलब क्या होता है, देखो जब हम लोग ट्रायल करेंगे तो जो पॉसिबल आउटकम्स होगा वही क्या होता है, इवेंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो टू इवेंट्स, जो जैसे मान लो कॉइन टॉस करते हैं तो दो इवेंट हो सकता है, ठीक है। दो इवेंट क्या है, हेड और टेल, आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोलेंगे जब ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ देम, अगर हेड आता है तो फिर टेल आने का प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या अगर हेड आता है तो टेल आने का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। या फिर हेड जब आएगा तो वो टेल नहीं आने देगा, अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आने देगा। बोथ एट ए टाइम कभी नहीं आ सकता है। अगर बोथ एट ए टाइम नहीं आ सकता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। इसी तरह से अगर वो लूडो के गोटी के लिए बोलोगे उसमें भी ये एग्जांपल हो जाएगा। ऐसे एक इवन नंबर और ऑड नंबर एक साथ एक ही टाइम पे नहीं आ सकता है। जैसे अगर हम लोग लूडो के गोटी में तो बहुत सारा है ना, टू के इवेंट्स मतलब दो केसेस से भी ज्यादा है। जैसे देखो यहाँ पर आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6। अब मान लो हम एक मान लो ऑड नंबर है और एक इवन। जैसे ऑड क्या क्या है, 1 3 5, इवन क्या है 2 4 6। तो क्या ऑड या इवन एक साथ आ सकता है, या फिर क्या दो इवन नंबर एक साथ आ सकता है, या फिर दो ऑड नंबर एक साथ आ सकता है, कभी नहीं। तो टुगेदर कभी भी आउटकम्स नहीं आ सकेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं आ सकते तो इसे हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद होता है नेक्स्ट जो टर्म है उसमें हम लोग लिखेंगे इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली, इसमें चाहो तो तुम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो कि हेड एंड टेल कांट बी अप एट द सेम टाइम। इस तरह से लिख सकते हो, हेड टेल कभी भी एक टॉस करने पे एक ही टाइम पे नहीं आ सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब पहले लिख लेते हैं, द आउटकम्स आर सेड टू बी इक्वली likely when one does not occur more
often than the other, than the other। इसका मतलब देखो क्या है, द आउटकम आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन वन डज नॉट ऑकर मोर ऑफन देन अदर। मतलब एक आउटकम जो आएगा, कोई भी एक आउटकम्स जो होगा वो दूसरे वाले आउटकम से ज्यादा नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग बोले हेड और टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं हेड और टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स in tossing a coin। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट। नेक्स्ट देखो क्या है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो एग्जाम्पल, हम लोगों ने अगर 1 कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो हम लोग का क्या क्या हो सकता है आउटकम, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, 2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट का 2 हो गया, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। इस केस में एग्जॉस्टिव इवेंट कितने हो गए, 2। अगर हम लोगों ने 2 कॉइन टॉस किया, एट ए टाइम 2 कॉइन टॉस किया, ठीक है, दोनों हाथों में लेके 2 कॉइन टॉस किया, तो हम लोग का क्या क्या हो सकता है पॉसिबल आउटकम्स। हम लोग का पॉसिबल आउटकम्स ऐसे हो सकता है, पहले वाले में सपोज हेड हेड आ गया, या फिर हेड टेल आ गया, या फिर टेल हेड आ गया, या फिर टेल टेल आ गया, है ना। इसका मतलब पहले दोनों कॉइन टॉस किया, दोनों हाथ में हेड, फिर टॉस किया एक हाथ से, जब टॉस किया सपोज राइट हैंड वाले में हेड आया, लेफ्ट हैंड वाले से टेल आया, फिर मान लो राइट हैंड वाले से टेल आया, लेफ्ट हैंड वाले से हेड आया, फिर मान लो दोनों से ही टेल आ गया। तो इतने सारे पॉसिबल आउटकम्स, तो 1 2 3 4, तो क्या हो गया 2 to the power 2। इसे हम लोग कैसे बोलेंगे, 2 to the power 2। और अगर मान लो हम लोगों ने 3 कॉइन टॉस किया, तो 3 कॉइन टॉस करने पे क्या हो जाएगा, 3 कॉइन टॉस करने पे देखो हम यहाँ लिख के दिखाते हैं, 3 कॉइन टॉस करने पे हम लोग के पास क्या क्या आ सकता है, हेड हेड हेड, ठीक है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 to the power कितना हो जाएगा 3। जैसे 2 कॉइन टॉस किया, 1 कॉइन किया तो 2 to the power 1, 2 कॉइन किया तो 2 to the power 2, 3 कॉइन किया तो 2 to the power 3 यानी 8। अब लिखने का तरीका देखो, पहले मैंने कैसे लिखा, चाहे मतलब कोई भी एक मिस नहीं होना चाहिए। देखो हेड 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 लिख दिया मैंने, तीनों ही हेड, फिर हेड को कांस्टेंट रखा पहले वाले को, इसमें चेंजेस किया, हेड टेल टेल हेड, ठीक है, फिर हेड फिर टेल टेल कर दिया, और टेल में देखो टेल को कांस्टेंट रखा, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल टेल टेल, ठीक है। जो 2 कॉइन टॉस करने पे होता है उसी को सिर्फ चेंज करते जाना है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल टेल टेल। देखो ये सिमिलर है, बस यहाँ पर हेड हेड लगा दिया, यहाँ पर टेल टेल, 2 to the power 3। वैसे ही अगर n कॉइन्स करेंगे, n कॉइन्स टॉस्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा 2 to the power n। बेसिकली ये मतलब फॉर्मूला जैसा है, इसे याद रखना है। फॉर्मूला कैसा है वो मैंने समझा दिया। तो n कॉइन टॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 to the power n। यानी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे एग्जॉस्टिव इवेंट। तो एग्जॉस्टिव इवेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को यही वाला कंसेप्ट लगाना है, मतलब कितने सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था एग्जॉस्टिव इवेंट का। तो देखो हम लोगों ने नेक्स्ट क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो देखो उसी कंसेप्ट पे है, ए सेट ऑफ इवेंट इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ एनी अदर इन द सेट। अब ये क्यों बोला है, इवेंट मतलब क्या होता है, इवेंट मतलब पॉसिबल आउटकम्स। जैसे कॉइन वाले एग्जांपल ले लेते हैं, कॉइन वाले एग्जांपल के हिसाब से हम लोग का इवेंट क्या क्या हो सकता है, आइदर हेड और टेल, एक 1 कॉइन टॉस पे, ठीक है, 1 कॉइन
टॉस, ठीक है। अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो फिर हम लोग का क्या आ सकता है, आइदर हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो अगर हम लोग कोई भी एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, ठीक है, 2 टाइम्स, अगर हम लोगों ने 2 बार किया, पहले एक बार किया फिर एक बार किया, तो पहले वाले रिजल्ट कभी, पहले जो भी रिजल्ट आए आइदर हेड आए या फिर टेल आए, वो सेकेंड टाइम जब हम लोग टॉस करें उससे कभी भी इफेक्टेड, सेकेंड टाइम टॉस का जो आउटकम होगा वो फर्स्ट आउटकम से कभी भी इफेक्टेड नहीं होगा। वही बोला है, ए सेट ऑफ एन इवेंट इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट, हेड और टेल यहाँ इंडिपेंडेंट है, इफ ऑकरेंस ऑफ एनी ऑफ देम डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ एनी अदर इन द सेट, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर हेड आ रहा है पहले बार तो दूसरे बार जब हम लोग टॉस करेंगे तो ऐसा नहीं कि हेड नहीं आ सकता है या फिर टेल ही आना पड़ेगा, तो इसका इफेक्ट कभी भी सेकेंड जो ट्रायल है उसके ऊपर नहीं आएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे डिपेंडेंट इवेंट। तो ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट ही होगा, यानी इफेक्ट आएगा। अब देखो डिपेंडेंट इवेंट मैंने क्या लिखा है, 2 इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट इफ द ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट इन एनी ट्रायल, ठीक है, हम लोग कोई ट्रायल ले रहे हैं उसमें जो मतलब ऑकरेंस तो कुछ ना कुछ होगा, तो कोई भी अगर एक इवेंट आ रहा है अफेक्ट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर सब्सिक्वेंट ट्रायल, मतलब इसके बाद जो ट्रायल लेंगे उस पर इफेक्ट होगा। देखो पहले समझ लेते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। तुम लोग को ताश पता है, मतलब जो कार्ड का गेम होता है, तो 52 कार्ड्स, ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं एक पैक में, ठीक है। अब वहां पर फेस कार्ड कुछ होते हैं, फेस कार्ड मतलब K, Q, J इस तरह से, ठीक है। तो अगर ये जो फेस कार्ड है ना, इक्का भी मान सकते, इक्का K, Q, J, तो हम अगर K का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये कितने सारे रहते हैं कार्ड में, 4, ये भी कितने सारे रहते हैं, 4, ये भी कितने सारे रहते हैं, 4, ये भी रहते हैं 4। तो अगर के कार्ड 4 है, ठीक है, और हम लोग अगर मान लो कार्ड खेल रहे हैं, कार्ड का गेम खेल रहे हैं, वहां से हम लोगों ने एक किंग कार्ड हटा दिया, ठीक है, तो नॉर्मली एक कोई भी एक किंग कार्ड अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देखो टोटल कितने कार्ड है 52, और उसमें से अगर हम लोग कितने सारे किंग कार्ड हम लोग को मिल सकता है, मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 4 किंग कार्ड मिल सकता है, ठीक है। तो अगर उसमें से अगर हम लोग एक किंग कार्ड निकाल लेते, 4 किंग कार्ड है उसमें से अगर हम लोग एक किंग कार्ड निकाल लेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब ड्रॉ करेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी 52 कितना हो जाएगा, आउट ऑफ 52 कितना हो जाएगा 3, फिर एक निकाल लेंगे तो आउट ऑफ कितना हो जाएगा 2। तो देखो जैसे ही हम लोगों ने एक इवेंट ऑकर करवाया, मतलब हम लोग के पास तो 4 किंग कार्ड निकालने का आउटकम्स प्रोबेबिलिटीज है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने 4 किंग कार्ड में से एक निकाल लिया तो नेक्स्ट टाइम किंग कार्ड कितना आ जाएगा 3, फिर नेक्स्ट टाइम कितना आ जाएगा 2। इस तरह से क्या हो रहा है, फर्स्ट जो ऑकर हुआ है इवेंट, जैसे हम लोगों ने एक किंग कार्ड ड्रॉ कर लिया, वैसे ही सेकेंड जो है वो प्रोबेबिलिटी 4 से कम होकर कितना हो जाएगा 3, वैसे टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है 4, वैसे ही 4 से कम होकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही हो गया कि जो मतलब फर्स्ट ऑकरेंस है वो सेकेंड ऑकरेंस को या फिर सब्सिक्वेंट जो ट्रायल्स है उसे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। लेकिन मान लो यही कार्ड अगर हम लोग निकाल रहे हैं कार्ड से, ठीक है, जो पैक से अगर हम लोग कार्ड निकाल रहे हैं उसे अगर हम लोग वापस रख देते, ठीक है, मतलब ड्रॉ किया फिर हम लोगों ने उसे वापस रख दिया, तो वापस अगर रख देंगे तो हर बार प्रोबेबिलिटी 4 ही रहेगा। अगर हम लोग कार्ड को ड्रॉ करके फिर वापस नहीं रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी का जो है जो मतलब चांसेस है वो 4, 3, 2 और लास्ट का कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कार्ड जितना बार ड्रॉ करेंगे उतना ही बार वापस रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना रहेगा 4/52। अगर हम लोग कार्ड वापस रखते हैं तो वो हो जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट, लेकिन अगर हम लोग कार्ड वापस नहीं रखते हैं तो वही एक्सपेरिमेंट हो जाएगा डिपेंडेंट, क्योंकि जैसे कार्ड वापस नहीं रखेंगे वैसे ही वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग कार्ड वापस रख देंगे तो वो सब्सिक्वेंट इवेंट को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर बार हम लोग को 4 किंग कार्ड मिल ही जाएगा उस पैकेट के अंदर। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। अगर हम लोग कार्ड को वापस नहीं रखेंगे तो वो इफेक्टेड होते रहेगा, ठीक है, फर्स्ट ट्रायल के साथ, तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट। अगर वापस रख देंगे तो वही हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को 4 फेस कार्ड मिलेगा, जो मैंने के का एग्जाम्पल लिया था, के कार्ड जो है वो 4 ही मिलेगा। अब देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। पहले हम समझा रहे थे सिंपल इवेंट मतलब अगर हम लोग का एक ही आउटकम्स है तो उसे हम लोग बोलेंगे सिंपल, अगर मोर देन 1 आउटकम्स है तो उसे हम लोग बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। देखो क्या लिखा है, व्हेन ए सिंगल इवेंट टेक प्लेस द प्रोबेबिलिटी, इवेंट मतलब क्या होता है,
आउटकम्स पहले हम लोगों ने पढ़ा था। ट्रायल मतलब होता है वो एक्शन लेना, और एक्शन से जो आउटकम आएगा उसे हम लोग बोलते हैं इवेंट। अगर एक सिंगल इवेंट टेक प्लेस होता है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इज नोन एज सिंगल इवेंट। और अगर 2 और मोर इवेंट्स टेक प्लेस होगा तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। जैसे मान लो लूडो का गोटी, ठीक है, लूडो का गोटी यानी अगर हम लोग कोई डाइस थ्रो कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, कंपाउंड इवेंट होगा, क्योंकि वहां पर जो आउटकम्स है मोर देन 1 है, 1 से लेके 6 तक आउटकम्स है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट देखो क्या है, कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री मतलब द कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट मीन्स नॉन ऑकरेंस ऑफ ए इज डिनोट बाय ए बार। इसका मतलब क्या है, कंप्लीमेंट मतलब वो इवेंट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एक इवेंट ए है तो ए ऑकर अगर नहीं होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए बार। ए बार मतलब ए छोड़ के बाकी सब, ठीक है। तो अगर ए ऑकर नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट, उस इवेंट का कंप्लीमेंट। अगर ऑकरेंस क्या होना चाहिए था, सपोज अगर हम लोग का इवेंट ए है तो ऑकरेंस क्या है, ए, और नॉन ऑकरेंस क्या है, ए बार, उसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीमेंट्री इवेंट। और लास्ट जो है देखो, फेवरेबल केस। फेवरेबल केस मतलब द नंबर ऑफ आउटकम्स विच रिजल्ट इन द हैपनिंग ऑफ ए डिजायर इवेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने जो इवेंट डिजायर किया था अगर वही आउटकम आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फेवरेबल केस। जैसे मान लो कार्ड के गेम पे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के पास किंग कार्ड आए फेस का, ठीक है, किंग कार्ड आए लेकिन वो डायमंड का है। जैसे ताश में क्या होता है, एक ऐसे साइन वाला रहता है, एक ऐसा साइन वाला ताश रहता है, एक ऐसे रहता है, ठीक है, हार्ट, और एक होता है ऐसा, ठीक है। तो के कार्ड इस तरह का भी होता है, 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 ठीक है। तो जो भी हम लोग का डिजायर है, जैसे मान लो लूडो का गोटी, तुम चाहते हो कि तुम्हारा 6 आए, ठीक है, तो ये जो है फेवरेबल केस है। अगर 6 चाहते हैं हम लोग 6 आ जाए आउटकम्स और वही हैपन हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेवरेबल केस। तो ये बेसिक जो भी हम लोगों ने पढ़े टर्म्स, ये बहुत जरूरी है। ये इसके बिना हम लोग प्रोबेबिलिटी नहीं समझ सकते, क्योंकि इसके बाद ये टर्म्स हम लोग को यूज करना पड़ेगा। सम्स जो भी हम लोग करेंगे तो ये टर्म्स के बारे में मैंने जो भी बताया उसको बहुत अच्छे तरह से तुम लोग समझो और बहुत अच्छे तरह से रीड करो। अगर उससे हम लोग अच्छी तरह से रीड नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट टास्क तुम लोग का यही रहेगा, इसे अच्छे तरह से रीड करना। बाकी कंटिन्यूएशन जो है इस चैप्टर का वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट दिन हम लोगों ने सारे टर्म्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे किस तरह प्रोबेबिलिटी को मेजर किया जाता है। सबसे ओल्ड जो मेजरमेंट का मेथड है उसे हम लोग बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच, जिसका ये सबसे ओल्ड मेथड है और इसका ओरिजिन जो है वो गैम्बलिंग गेम से ही आया हुआ है, ठीक है। तो इस अप्रोच के हिसाब से क्या करना है, हम लोग को एक रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। रेशियो किस चीज का, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केस मतलब वही जो हम लोग को चाहिए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, ठीक है। ये होता है क्लासिकल अप्रोच, ठीक है। अब क्लासिकल अप्रोच के ऊपर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ए किंग इन ए draw from a pack of 52 cards, ठीक है। क्योंकि कल ही मैंने बताया था जो कार्ड गेम्स होते हैं उसमें 52 कार्ड होता है। अब हम लोग को एक किंग ड्रॉ करना है, तो किंग 4 होता है, मैंने कल ही बताया था। फेस कार्ड 4 होते हैं, के क्यू जे। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस क्या, हम लोग को किंग कार्ड चाहिए, तो फेवरेबल केस जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और टोटल इक्वली लाइकली इवेंट कितने सारे हैं, 52। तो एज पर क्लासिकल अप्रोच ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 52, दैट इज 1/13, दैट इज 1/13 हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं।
two coins are simultaneously tossed, what is the probability of getting a head and a tail? एक हेड और एक टेल मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? टू कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एंड ए टेल? तो टू कॉइन्स अगर हम लोग टॉस्ट करेंगे तो क्या होगा? देखो पहले हम लोग केसेस लिख लेते हैं, हेड टेल, या फिर क्या हो सकता है, टेल हेड, और क्या हो सकता है, हेड हेड टेल टेल। मतलब हेड टेल आए, टेल हेड आए, हेड हेड आए, टेल टेल आए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? हम लोग को क्या चाहिए? गेटिंग ए हेड ए टेल। तो ए हेड ए टेल मतलब एक हेड एक टेल, ये पेयर वाला कितना सारा है? 2। और टोटल कितने सारे इवेंट है? 4। तो ये कितना हो गया? हाफ। 2/4 दैट इज हाफ। और एक एग्जांपल लेते हैं। One card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. What is the probability that it will be a diamond, B a queen? तो देखो मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए डायमंड? या फिर क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है इसी के साथ, और एक पार्ट है, पार्ट बी एक क्वीन। ठीक है, तो हम लोग एक कार्ड ड्रॉ करेंगे और जिसमें से हम लोग को क्या होना चाहिए? एक पहला केस है डायमंड आना चाहिए। तो देखो डायमंड जो है, पहले कार्ड का थोड़ा कंसेप्ट समझ लो। मैंने कल बताया था कार्ड में कितने सारे साइन होते हैं, ये होता है डायमंड साइन, ठीक है, और ये जो होता है ये होता है हार्ट साइन, ठीक है, और ये होता है, ये ऐसा एक साइन होता है और ऐसा एक साइन होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं डायमंड, इसे बोलते हैं हार्ट, इसे बोलते हैं, ये देखो इसे बोलते हैं डायमंड, इसे बोलते हैं हर्ट, इसे बोलते हैं क्लब और इसे बोलते हैं स्पेड। और ये सारे कार्ड 13-13 होते हैं, ये भी 13 कार्ड है, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, तो हो गया 13 13 13 52 कार्ड्स हो गए। अब ये कार्ड कैसे शुरू होते हैं? इक्का, 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 के बाद होता है के क्यू जे, ठीक है, 10 के बाद होता है के क्यू जे, इसमें लिख देते हैं, ठीक है, के क्यू और जे। यहाँ भी वही होगा, 21 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के क्यू जे। सेम इधर होगा, ए से लेके के क्यू जे, सेम इधर होगा, ए से लेके के क्यू जे। अब ये सब में डिफरेंस क्या होगा? ये जितने भी कार्ड होंगे ए से लेके जे तक, ये सारे डायमंड शेप, डायमंड जो है पिक्चर डायमंड का रहेगा, इसमें हर्ट का पिक्चर रहेगा, इसमें क्लब का और इसमें स्पेड का रहेगा। और कलर 2 तरह का होता है, कलर रेड और ब्लैक, ठीक है, कलर 13 + 13 में डिवाइड होंगे, ठीक है, 13 13 कलर में होंगे।
ये देखो, ये देखो, ये देखो, इक्का, इक्का के बाद देखो, इक्का ही मतलब 1 हो जाता है, ठीक है। इक्का मतलब 1 2 3 4, तुम लोग चाहो तो मोबाइल में तुम लोग भी निकाल के देख सकते हो। के क्यू जे दिख रहा है, के क्यू जे, देखो के क्यू जे, ये देखो स्पेड वाले के क्यू जे। उसके बाद वाला जो के क्यू जे है सारा डायमंड वाला है। उसके बाद देखो सारा क्या है, सारा हर्ट वाला है। उसके बाद देखो सारा क्या है, क्लब वाला है। इस तरह से रहता है। और कलर देखो डिवाइड है ब्लैक और रेड में, देखो ये ब्लैक और ये हो गया रेड। और ब्लैक कौन सा कलर होता है, ब्लैक ये दोनों होता है। स्पेड और क्लब होता है ब्लैक, स्पेड और क्लब होता है ब्लैक। डायमंड और ये जो हर्ट है वो होता है रेड, देख लो, ठीक है। तो ये होता है, ये रेड होता है, ये रेड होता है, ये ब्लैक होता है, ये ब्लैक होता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। हम लोग का क्वेश्चन अब देखो अच्छी तरह से समझ पाएंगे हम लोग। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन, हम लोग को एक कार्ड निकालना है 52 कार्ड में से। तो डायमंड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो डायमंड कितने सारे, डायमंड वाले कार्ड 13, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 52 यानी 1/4। और बोला है कि क्वीन, क्वीन कितने सारे हैं, देखो के क्यू जे, के क्यू जे, तो यहाँ भी क्वीन है, यहाँ भी क्वीन है, यहाँ भी क्वीन है, यहाँ भी क्वीन है। टोटल 4 क्वीन है आउट ऑफ 52, तो 1/13, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/13। फर्स्ट वाले का आंसर होगा 1/4 और सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा 1/13। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 cards are drawn from a pack of cards at random. What is the probability that it will be a diamond and a heart, a king and a queen, 2 kings, ठीक है। तो हम लोग को 3 आंसर ढूंढना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल्ड कार्ड, ठीक है। फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड एट रैंडम, ठीक है। वेल सफल्ड नहीं लिखा, वेल सफल्ड मतलब होता है कार्ड को जैसे हम लोग ऐसे खेलने के पहले उसे थोड़ा चेंज किया जाता है, इस तरह से निकाल के ऊपर नीचे, तो इससे ही बोलते हैं वेल सफल्ड कार्ड। तो जो भी हो यहाँ लिखा हुआ है रैंडमली, मतलब ऐसे ही हम लोग निकालना है, ठीक है, कुछ सोच के नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट विल बी ए डायमंड एंड हार्ट, एक डायमंड आएगा और एक हार्ट आएगा, एंड ए किंग एंड ए क्वीन, एक किंग आएगा एक क्वीन आएगा, और लास्ट में जो क्वेश्चन है वो है 2 किंग्स, दोनों ही किंग आएंगे। इस तरह के प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। इस तरह के केस में देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्लासिकल अप्रोच अगर लगाना है तो हम लोग को डिजायर पता है। डिजायर हम लोग का जो है मतलब ये नंबर ऑफ फेवरेबल केस जो है, देखो नंबर ऑफ फेवरेबल केस हम लोग को पता है क्योंकि 13 डायमंड है और 13 हार्ट है। पहला वाला क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से 13 डायमंड 13, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस जो है वो कितना होगा ये हम लोग को नहीं पता, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि हम लोग एक साथ कितने सारे ड्रॉ कर रहे हैं, एक साथ हम लोग 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। तो 2 कार्ड ड्रॉ करने पे बहुत सारे केस हो सकते हैं। डायमंड का ए आ सकता है, डायमंड का 2 आ सकता है, डायमंड का 3 4 5 6 7 8, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल केसेस हम लोग काउंट नहीं कर पा रहे। तो ये क्लासिकल अप्रोच का एक क्या है नेगेटिव पॉइंट है, एक लिमिटेशन है। जब हम लोग टोटल जो इवेंट है वो अगर हम लोग
कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो फिर हम लोग क्लासिकल अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि टोटल नंबर, जैसे देखो जो किंग कार्ड वाला केस था उसमें हम लोग को पता था कि 52 में से 4 किंग कार्ड ड्रॉ करना है तो 52 है, और जो 2 कॉइन्स वाला था उसमें भी हम लोग टोटल केस निकाल पा रहे थे 4, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे तो 2 सेट बहुत कुछ हो सकता है। 2 डायमंड, जैसे डायमंड का मान लो 2 आया और हर्ट का मान लो इक्का आया, तो ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल, हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। मतलब कर पाएंगे लेकिन ये बहुत टफ है। तो जब ऐसा केस होगा तो हम लोग इसमें कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो हम लोग को 52 कार्ड में से कितने सारे कार्ड सिलेक्ट करने हैं, 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। तो ये कितने तरह से हम लोग कर सकते हैं, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा 52 इंटू 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 50 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1। तो देखो 50 फैक्टोरियल कैंसिल, और 52 इंटू 51 तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 26 इंटू 51। तो जिन लोगों ने कॉम्बिनेशन किया हम लोग को पता ही किस तरह से होता है, जिन लोगों ने नहीं किया हम बता देते। देखो फॉर्मूला क्या होता है कॉम्बिनेशन का, NCR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू होता है r फैक्टोरियल। n मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हम लोग के पास कितने सारे ऑब्जेक्ट है, 52। कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन होता है, सिलेक्ट करना है हम लोगों को और अरेंज करना है। तो सिलेक्ट करना है हम लोग को, कितना सारा चीज सिलेक्ट करना है, 2 चीज सिलेक्ट करना है, तो हम लोग 52C2 बोलेंगे। n टोटल ऑब्जेक्ट्स, r जितना सारा सिलेक्शन करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो देखो मैंने वही किया, 52 फैक्टोरियल, 52 माइनस 2 मतलब हो जाता है 50 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल मतलब उल्टा कैलकुलेशन करना है, 52 51 52 51 50 49 48। तो इस तरह से पूरा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, देखो 52 51 और 50 लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। क्यों, ये फैक्टोरियल साइन है, ठीक है। ये कौन सा साइन है, फैक्टोरियल साइन है। और इसके अलावा भी ये एक फैक्टोरियल साइन हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज 2 फैक्टोरियल, तो इस तरह से लिख सकते हैं आइदर, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। तो 50 फैक्टोरियल पे ही रोक दिया क्योंकि नीचे था 50 फैक्टोरियल, तो इसका भी एंड कहाँ पर होगा, 50 49 48 करके 1 तक, और इसका भी होगा वही। तो 50 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। जैसे देखो हम समझा देते हैं जिन लोगों ने कॉम्बिनेशन नहीं किया है। मान लो 5 फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाई है यहाँ 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 कैंसिल हो गया, 5 बचा। इसके अलावा हम लोग इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते थे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे भी था 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। सिमिलर बात है, तो उसी तरह से हम लोग को करना है। तो यहाँ पर हम लोग का टोटल कितने तरह से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, 26 इंटू 51 कितना होता है देख लेते हैं। 26 इंटू 51 मतलब होता है 1326, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन का केसेस हो गया कि हम लोग इतने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो कॉम्बिनेशन आएगा, मतलब 2 कार्ड ना, एक डायमंड एंड ए हार्ट, तो फिर डायमंड एंड हार्ट देखो ना, कॉम्बिनेशन बहुत सारा हो सकता है इस तरह से। ये देखो यहाँ पर देखोगे तो समझोगे, ये डायमंड है, ये हार्ट। मान लो इक्का 2 आ गया, या फिर इक्का 3, इक्का 4, इक्का 5, इक्का 6, इक्का 7, इस तरह से। या फिर इसे इक्का बोलते हैं, मतलब एस बोलते हैं इंग्लिश में, और ऐसे इक्का बोला जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर डायमंड का भी 2 आ गया, हर्ट का भी 2 आ गया, तो 2 के साथ कॉम्बिनेशन ऐसे। जैसे मैंने यहाँ पर हेड टेल वाला कॉम्बिनेशन किया, ये लिखना पॉसिबल था तो हम लोग क्लासिकल अप्रोच से कर दिए, 4 केसेस हो रहा था। लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे। एक बार इक्का के साथ पेयर हो सकता है, एक बार 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, ऐसे बहुत सारे पेयर हो सकते हैं। तो ऐसे कितने सारे हो सकते हैं, हम लोग ये मेथड से कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। जो है हम लोग का कॉम्बिनेशन मेथड 1326 आया। अब ठीक है, अब हम लोग को कितना क्या क्या सिलेक्ट करना है, हम लोग को डायमंड और सिलेक्ट करना है हर्ट। तो डायमंड टोटल कितना होता है 13, और हर्ट जो है वो भी है 13। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग ए डायमंड एंड ए हर्ट इज। डायमंड टोटल है 13 में से हम लोग को क्या सिलेक्ट करना है, कोई भी एक।
तो 13 तरह से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और 13 तरह से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो 13 तरह से डायमंड सिलेक्ट कर सकते हैं, 13 तरह से हार्ट वाला कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब एंड होता है तो इनटू होता है, ठीक है, एंड होता है तो इनटू होता है। तो रिक्वायर्ड जो है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अब क्लासिकल अप्रोच लगा लेंगे। डिजायरेबल कितना है, 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 1326 केसेस, 1326 केसेस। तो कितना होगा देखो, 13 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 13/102। तो आंसर आया 13/102। अब जो पॉइंट बी है उसमें बोला है एक किंग एंड एक क्वीन, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस 52, C2 जो हम लोग पहले से कैलकुलेट करके रखे 1326, और यहाँ पर हम लोग को चाहिए एक किंग एंड एक क्वीन। तो एक किंग एंड एक क्वीन किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, किंग कार्ड कितना होता है, किंग कार्ड होता है 4 और क्वीन कार्ड भी होता है 4, तो 4 इंटू 4 वेज। तो आंसर हो जाएगा 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1326। तो इसमें देखते हैं 1326 डिविजिबल बाई 4 है कि नहीं, नहीं है। तो 2 से कैंसिल करके देखते हैं, 2 से हो जाएगा शायद, 663। तो 8 डिवाइडेड बाई 663, आंसर हो गया 8 डिवाइडेड बाई 663। और लास्ट है 2 किंग्स, दोनों ही किंग कार्ड होने चाहिए। अब 2 किंग कार्ड चाहिए, तो 2 किंग कार्ड जो है वो किस तरह से ड्रॉन हो सकता है, 4 किंग कार्ड होते हैं टोटल, तो 4C2 तरह से, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वही 4 माइनस 2, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 24 होता है, तुम लोग इंटू करके देख सकते हो। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1, तो हो गया 24, ठीक है। तो और नीचे 2 इंटू 1 2 इंटू 1, तो ये हो गया 6, मतलब यही देखो, इसे ऐसे भी लिख सकते 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कोई भी एक 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल का मतलब फिर से ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो 2 6 12, तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का 6। तो 6 हो गया फेवरेबल केस, और टोटल केस है हम लोग का 1326। तो 1326 देख लेते, डिविजिबल बाई 6 है कि नहीं, हाँ है, 2 to 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 to 1। अब देखो तुम लोग सोचोगे वहां 4C2 कर दिया मैम ने और यहाँ पर 13 इंटू 13 क्यों किया। देखो यहाँ भी हम लोग वैसे कर सकते हैं, क्योंकि डायमंड कार्ड कितना होता है, डायमंड एंड हार्ट, डायमंड कितना होता है 13 होता है, 13 में से एक डायमंड लेना है, तो 13C1, ठीक है। और जो हार्ट है वो भी 13 कार्ड है, 13C1। अब इसे सॉल्व करोगे तो 13 ही आएगा, कैसे देखो 13C1 13C1, तो एक सॉल्व करके दिखाते, एक का जो आंसर होगा दूसरे वाले का भी उतना ही होगा। तो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, n माइनस आर, तो 12 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, तो 13 मतलब 13 इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मतलब 1, तो कितना होगा 13, तो 13C1 मतलब कितना होगा 13, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 13 इंटू 13, ठीक है। और वैसे ही किंग और क्वीन वाले में भी सेम केस है, एक किंग कार्ड कितना होता है 4, तो 4 में से एक 4C1, क्वीन कार्ड भी 4, 4 में से एक 4C1, तो 4C1 सॉल्व करो, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, फिर से 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 6 4 4 4 होगा, इसीलिए मैंने वही किया। और यहाँ पर 2 कार्ड था इसलिए आंसर अलग आएगा, इसलिए मैंने 4C2 सॉल्व करके ही दिखा दिया है, ठीक है। तुम लोग चाहो तो सॉल्व करके कर सकते हो, कंसेप्ट यही है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल 5। ए बैग
contains 7 red, 12 white and 4 green ball, what is the probability that 3 balls drawn are all white? A bag contains 7 red, 12 white and 4 green balls. What is the probability that 3 balls drawn are all white? और point B जो है 3 balls drawn are one of each color. 3 balls drawn are one of each color. हर एक कलर का होगा। तो देखो एक बैग है, ठीक है, उसमें क्या क्या बॉल है देखो हम यहाँ ड्रॉ करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बैग है उसमें 7 रेड, 12 व्हाइट और 4 ग्रीन बॉल है। तो 7 रेड बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7। 12 व्हाइट बॉल है, ये आर 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 12 व्हाइट बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 व्हाइट बॉल है जिसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा और 4 ग्रीन बॉल है, 1 2 3 4, ये लिख दिया मैंने जी। ठीक है, अब क्या बोला है देखो, 3 बॉल हम लोग को यहाँ से ड्रॉ करना है, 3 बॉल हम लोग को निकालना है यहाँ से। ठीक है, हम लोग 3 बॉल निकालेंगे लेकिन तीनों का तीनों ही व्हाइट होगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी कितना है? तीनों का तीनों बॉल ही व्हाइट होगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले देखो टोटल बॉल हम लोग के पास कितना है, 7 + 12 + 4। तो 7 + 12 + 4 कितना हो रहा है देखो, 7 + 12 + 4 23। ठीक है, अब 23 में से 3 बॉल हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो कितने तरह से हम लोग निकाल सकते हैं? तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, मतलब क्या क्या आ सकता है देखो, यहाँ पर भी कैलकुलेट करना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो ये रेड आ गया, ये व्हाइट वाला आ गया और ये ग्रीन वाला आ गया, या फिर मान लो ये रेड आया, ये व्हाइट आया, ऐसा करके बहुत सारा कॉम्बिनेशन होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा 23C3। 23 में से 3 बॉल ड्रॉ कर सकते, कितने तरह से कर सकते, मतलब कितने तरह का पेयर हम लोग के पास हो सकता है। ठीक है, कितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो ये पहले सॉल्व कर ले से 23 फैक्टोरियल, 23 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 23 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाई 20 फैक्टोरियल इंटू 3 2 1। तो ये हो गया 3 to 1। तो 3 7 = 21, 2 11 = 22। तो 11 इंटू 7 इंटू 23। तो 11 इंटू 7 इंटू 23। तो आंसर आ गया 1771। तो इसे नेक्स्ट पेज में लिखते हैं 1771। 1771 टोटल इतने तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग के पास अवेलेबल हो सकता है। अब जिसमें से हम लोग का क्या होना चाहिए, तीनों का तीनों ही क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, ऐसा प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, तो व्हाइट बॉल कितने सारे हैं, व्हाइट बॉल है हम लोग के 12। तो अगर ऐसा हो कि हम लोग वो 12 बॉल में ही हाथ दे देते हैं, तो फिर 12 बॉल से 3 बॉल निकालना पड़ेगा, कोई भी 3 व्हाइट आएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 12C3। तो 12 फैक्टोरियल, 12 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल, 12 - 3 कितना होता है देख लो, 9 फैक्टोरियल इंटू हो गया 3 फैक्टोरियल। तो 12 11 10 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 9 9 कैंसिल,
2 5 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, तो 4 इंटू 5 इंटू 11, तो 4 5 ज़ा 20, 22, 2 2 0, क्या आ गया आंसर? 2 2 0 आ गया। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस कितना सारा हो सकता है? 2 2 0। इतने सारे कॉम्बिनेशन से हम लोग के पास व्हाइट आ सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग के जो 12 व्हाइट बॉल है उसमें से मान लो 1 2 3 फर्स्ट 3 जो बॉल वो आ गया, उसके साथ कॉम्बिनेशन करके, तो इस तरह से हम लोग का 220 तरह से व्हाइट बॉल हम लोग के पास आ सकता है। और 3 बॉल निकालने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1771 टोटल बॉल से। तो इसे चाहो तो तुम लोग ऐसे ही रख सकते हो या फिर पॉइंट में भी आंसर ला सकते हो। 220 डिवाइडेड बाई 1771, तो आंसर आ जाएगा 0.124, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, 0.124। और लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन था 3 balls drawn, all are 1 of each। ठीक है, 3 balls drawn are 1 of each, मतलब तीनों बॉल ही एक एक कलर का होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल जो है, टोटल केसेस जो होंगे वो तो 1771 तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तीनों एक एक कलर का बॉल होना चाहिए, तो तीनों बॉल एक एक कलर का होने के लिए एक रेड, एक व्हाइट और एक ग्रीन होना चाहिए। तो रेड बॉल कितना सारा, रेड का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 7C1। ठीक है, एंड और के लिए क्या होता है, एंड जो होगा उसमें इनटू हो जाएगा। ठीक है, व्हाइट है 12, उसमें से भी एक होना चाहिए, इनटू ग्रीन जो है वो 4, उसमें से भी एक होना चाहिए। तो ये होना चाहिए कंडीशन। ठीक है, 7 में से कोई भी एक मिल जाए, 12 में से कोई भी एक मिल जाए और 4 में से कोई भी एक मिल जाए, तो हम लोग को तीनों एक एक कलर का बॉल मिल जाएगा। और तीनों ही चाहिए, एंड दिस केस एंड दिस केस एंड दिस केस, तब वो 1 1 2 एंड 3 होगा। तो 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, फॉर्मूला देख लो। जिन लोगों ने कॉम्बिनेशन, मतलब जिन लोगों का नहीं है, CS के लिए हम बोल रहे हैं, CS में कॉम्बिनेशन नहीं है तो उन लोगों के लिए हम बता देते हैं। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। 7 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है तो वो हम नहीं लिख रहे हैं। 12 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो 7 इंटू 12 इंटू 4, 7 इंटू 12 इंटू 4 कितना होता है देख लेते हैं। 336। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 336 डिवाइडेड बाई 1771, 336 डिवाइडेड बाई 1771। अब इसको भी चाहो तो तुम लोग पॉइंट में देख सकते हो। थ्री 336 डिवाइडेड बाई 1771, तो ये हो जाएगा 0.1897, 0.1897। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एन अर्न कंटेन्स 8 white and 3 red balls. If 2 balls are drawn at random, find the probability that both are white, both are red, one is of each color.
तो देखो ये सिमिलर है, ठीक है, ये हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसी के तरह ये जस्ट सिमिलर है, तो ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये होमवर्क रहेगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, 2 dice are throw, फाइंड करना है हम लोग को। पॉइंट ए, द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन डाइस इज 8। डाइस का टोटल नंबर क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। द फर्स्ट डाई show 6, the total of the numbers on the dice is greater than 8, greater than 8. The total of the numbers on the dice is 13. टोटल नंबर डाइस के ऊपर क्या होना चाहिए? 13. Both the dice show the same number. The sum of the number show by the dice is less than 5. 5 से कम होना चाहिए। The sum of the numbers shown by dice is exactly 6. तो ये बहुत सारे कंडीशन है एक क्वेश्चन के ऊपर, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को डाइस के ऊपर बहुत सारे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला है, देखो पहला हम लोग कितना डाइस थ्रो कर रहे हैं, मतलब लूडो का गोटी, हम लोग 2 लूडो का गोटी थ्रो कर रहे हैं। तो इससे जो भी पॉसिबल केसेस होगा, क्या हम लोग वो लिख पाएंगे? अगर लिख पाएंगे तो वो क्लासिकल अप्रोच से हो जाएगा, अगर नहीं लिख पाएंगे तो वो क्लासिकल अप्रोच से नहीं होगा, लेकिन हम लोग ये लिख पाएंगे। देखो कैसे लिखना चाहिए। पहले डाइस में 1 आ सकता है, दूसरे वाले में भी क्या आ सकता है? 1। तो हम इस तरह से लिखेंगे 1 1 1 2 1 3, ताकि कुछ छूटे ना, ठीक है। 1 4 1 5 1 6, तो 1 के साथ पेयर करके इतना सारा पॉसिबल केसेस हो सकता है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, बस कंप्लीट। इतने सारे पेयर हो सकते हैं। अब देखो हम लोगों ने उस दिन सीखा था कि जितना आउटकम्स होगा 2 टू दी पावर उतना होना चाहिए। तो आउटकम नॉर्मली कितना है? आउटकम नॉर्मली हर एक केस में 6 आउटकम है, तो 2 टू दी पावर कितना होना चाहिए? सॉरी 6 आउटकम है तो 6 टू दी पावर कितना होना चाहिए? 2। तो देखो 6 टू दी पावर 2 मतलब कितना हो गया? 36। लास्ट दिन हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट दिन हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा था? ये देखो, ये एग्जॉस्टिव इवेंट में हम लोगों ने पढ़ा था। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट को ही बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे एक कॉइन टॉस करते हैं तो 2 कॉइन टॉस करते हैं तो 2 टू दी पावर 2। इस तरह से हम लोगों ने सीखा था 2 टू दी पावर n हो जाएगा, ठीक है। 2 टू दी पावर n हो जाएगा।
जितने सारे आउटकम्स है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वो कॉइन था तो कॉइन का 2 ही आउटकम हो रहा था, हेड या टेल। यहाँ पर लूडो का गोटी है तो इसमें आउटकम्स कितने हैं 6, तो 6 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2। एक्चुअली यहाँ पर 6 टू दी पावर कितना हुआ है 2 हुआ है। वहां हम लोगों ने कॉइन का एग्जाम्पल किया था तो वहां हम लोग को किस तरह से सोचना चाहिए था, देखो हम लोगों ने इस तरह से सोचा था कि एक कॉइन टॉस किए हैं तो कितना होगा 2, क्योंकि आउटकम्स 2 है तो 2 टू दी पावर 1, एक कॉइन टॉस हो रहा है, 2 कॉइन टॉस होगा तो आउटकम्स 2 टू दी पावर 2। वैसे ही यहाँ पर जो लूडो का गोटी है उस कंसेप्ट में आउटकम्स कितने होने वाले 6, लूडो का गोटी का आउटकम्स ओवरऑल 6 ही होता है, उससे ज्यादा नहीं कम भी नहीं, 1 2 3 4 5 6 6 होता है। अब 6 और कितने सारे लूडो का गोटी हम लोग यूज कर रहे हैं 2, तो 6 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2, दैट इज 36। ठीक है, अब हम लोग को देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़ो। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ द नंबर्स ऑन डाइस इज 8, तो डाइस के ऊपर टोटल कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हम यहाँ ए लिख देते हैं, हर एक का हम शॉर्ट में यहाँ दिखा देते किस तरह से होगा। तो देखो 8 हो रहा है, 1 + 1 2 होता है, 1 + 2 3 होता है, 4 5 ये हो गया 6 6 + 1 7 2 + 1 3 2 + 2 4 2 + 3 5 2 + 4 6 2 + 5 7 6 + 2 क्या हो गया 8, तो ये एक केस हो सकता है 2,6। ठीक है, तो एक केस हो गया 2,6, 3 1 3 2 3 3 3 4 5 3, तो 2 6 और 5 3। काम करते हैं हम यहाँ लिख लेते हैं ऑप्शन ए जो है उसके लिए कौन सा केस हो रहा है 2 6 हो रहा है, 3 5 हो रहा है, इसके अलावा 4 1 4 2 4 3 4 4 हो रहा है, 4 5 4 6 नहीं होगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 ये सब ज्यादा हो जाएगा, 6 1 6 2 6 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 कितने सारे फेवरेबल केस हो गए 4, और टोटल कितने हैं 36, तो 4 बाई कितना हो जाएगा 36, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4 बाई 36। अच्छा मैंने 5 3 छोड़ दिया, सॉरी 5 3 भी तो 8 होता है, 5 3 तो यहाँ लिख लेते हैं 5 3, तो ये 4 की जगह कितना हो जाएगा यहाँ +1 कर देते हैं, तुम लोग 5/8 लिखोगे, ठीक है, सॉरी 5/36 लिखोगे। ठीक है, ये मैंने काटना पड़ेगा इसलिए मैंने +1 लगा दिया, 5/36 हो गया। ओके, अब हम लोग करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देखो क्या है क्वेश्चन, ऑप्शन बी का क्वेश्चन है द फर्स्ट डाई शोज 6, फर्स्ट डाई में 6 दिखना चाहिए, तो चेक करो 6 दिख रहा है फर्स्ट डाई, फर्स्ट मतलब ये वाला, ये सारा 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो ये वाला रो, तो ऐसा 6 केसेस होगा, तो क्या हो जाएगा 6/36। क्या क्या हो रहा है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो हो गया 6/36, 6/36, यानी इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 1/6 भी लिख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आराम से समझोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब देखो सी, द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस, डाइस के ऊपर टोटल जो है वो होना चाहिए, इज लिखा है मैंने ग्रेटर, ये है ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन 8, तो 8 से ज्यादा होना चाहिए, तो चलो चेक करो 1 2 3 ये सब तो 8 हो नहीं रहा है, यहाँ से 8 हो रहा है, देखो 5 + 2 7, तो ये 8 से ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा ये भी नहीं है, 6 3 3 6 9 होता है, 4 1 4 2 4 3 4 4 5 4 6, तो हम लोग लिखते जाते हैं एक एक, जो जो हम लोग का ग्रेटर देन 8 हो रहा है, तो ग्रेटर देन 8 में हो जाएगा 3 6 4 5 4 6, और 6 वाला जो है वो तो यहाँ लिख के रखा है, देख लेते हैं 6 3 6 4 6 5 और 6 6, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/36, तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा 7/36। कुछ छूटा तो नहीं, हम लोग देख लेते हैं और एक बार चेक करके, 1 1 नहीं होगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 3 2 5 4 2 6 5 2 7 6 2 6,
3 1 3 2 3 3 3 3 6 होता है, 4 3 7 होता है, 5 3 3 5 होगा। ओके 3 5 नहीं 3 5 तो 8 होता है, 3 6 4 1 4 2 7, ये 8 हो गया, 4 5 4 6 5 4 5 4 5 5 5 6। अच्छा 5 वाला पेयर मैंने लिखा है नहीं, 5 4 5 5 5 6 वो छूट गया, उसे भी लिख लेते हैं। 5 4 5 5 और 5 6, 5 वाला लाइन मेरे से छूट गया तो वो 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो गया 10/36, यानी 2 से इसे सिंप्लीफाई करो 5/18। तो आंसर क्या आ जाएगा 5/18। बस तुम लोग को अच्छी तरह से उसे चेक करना है किस तरह से होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 13। टोटल कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए। तो 13 टोटल करने पे आएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, लास्ट तो 6 और 6 होता है, 6 6 12 होता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0/36 यानी 0, मतलब इम्पॉसिबल है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था ना, अगर होगा तो 1, सर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है तो 0 to 1, और इम्पॉसिबल है तो क्या होता है 0 होता है। नेक्स्ट है बोथ द डाइस सोन द सेम नंबर। सेम नंबर कौन सा होगा बताओ। ये देखो ऐसे आ गया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी कितना हो जाएगा 6 ऐसा। तो ई में हम लोग लिख लेते हैं 6/36, क्योंकि 1 1 पेयर में क्या लगेगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, तो 1 बाई कितना हो गया 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। नेक्स्ट बोला है द सम ऑफ द नंबर सोन बाई द डाइस इज लेस देन 5। 5 से कम होना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर है जो 5 से कम हो जाएंगे। तो 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, यहाँ पर 1 के सीरीज में 1 4 तक, 2 1 2 2 ये दोनों, 3 1 यहाँ पर, यहाँ बस और तो नहीं होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ठो हो जाएगा। एक काम करते हैं, लिख लेते हैं जो है हम लोग का 5 से कम। तो 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, नहीं 1 4 तो 5 से कम नहीं होगा, तो 1 4 नहीं ले सकते। 2 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 हो रहा है। ठीक है, तो 6/36। तो आंसर आ जाएगा 6/36 यानी 1/6। और लास्ट जो था द सम ऑफ द नंबर सोन बाई डाइस इज एग्जैक्टली 6, मतलब टोटल करो तो 6 होना चाहिए। तो टोटल करके देखो कहाँ 6 होता है। 1 और 1 2 होता है, 2 1 3 4 5, ये हो गया 6। 1 5 में 6 हो जाएगा, 2 4 में 6 हो जाएगा, 3 3 में 6 हो जाएगा, 4 2 में 6 हो जाएगा, 5 और 1 में 6 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, काम करते हैं, लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। 1 5 में 6 होता है, 2 4 में 6 होता है, 3 3 में 6 होता है, 4 2 में 6 होता है। तो 1 2 3 4, तो 4 बाई कितना हो जाएगा 36। अच्छा और एक छूट गया, सॉरी 5 1 वो छूट गया, 5 1 भी होगा, 5 1 क्योंकि 2 4 लिखा है, 4 2 लिखा है, तो 5 1 भी होगा ना। तो 4 1/9, ओ सॉरी 4 तो नहीं हुआ, फिर 5 हो गया, तो 5/9 36 ही रखेंगे, क्योंकि ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं। मैंने 4 लिखा था तो उसे 9 कर दिया था सिंप्लीफाई करके, 4 9 से 36, बट ये हो गया 5/36। ठीक है, अब हम 2 होमवर्क देंगे तुम लोग को, वो 2 होमवर्क और भी करना है। पहले एक होमवर्क दिया हुआ था, उसके साथ नेक्स्ट हम लोग और एक होमवर्क भी ले लेते हैं। लिखो 4 cards आर ड्रॉन
from a pack of 52 cards without replacement. विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब होता है कि कार्ड हम लोग जो निकालेंगे उसे वापस नहीं रख रहे हैं, ठीक है. विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल डिफरेंट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल डिफरेंट. मतलब चारों अलग अलग कार्ड आने चाहिए. दे आर ऑल डिफरेंट, ठीक है. और एक क्वेश्चन हम लोग होमवर्क लेंगे. टिकट्स आर नंबर्ड. टिकट्स आर नंबर्ड from 1 to 100. They are well shuffled and a ticket is drawn at random. What is the probability that the drawn ticket has point A, an even number, point B, a number 5 or multiple of 5, a number which greater than 75, and last a number which is square. ओके तो ये चार तुम लोग का 3 क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क रहेगा. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट दिन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे. तो ये 3 पहले होमवर्क करोगे और आज जो भी क्लास में हो उसे बहुत अच्छी तरह से तुम लोग को कंप्लीट करना है, अच्छी तरह से समझना है, तभी तुम लोग होमवर्क कर पाओगे. और बाकी जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे.